नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस OTT पर और मैं हूं आपके साथ मेघा। चलिए रुक करते हैं देश की बड़ी तमाम खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के धार स्थित विवादित भोजशाला परिसर में आज अखंड पूजा और महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सुबह से ही हिंदू पक्ष के लोगों का भोजशाला परिसर पहुंचना शुरू हो गया है। इसी बीच परिसर में लगे उस बोर्ड को भी हटा दिया गया है, जिस पर पहले लिखा था कि शुक्रवार को हिंदुओं का प्रवेश वर्जित। बताया जा रहा है कि करीब 721 साल बाद पहली बार शुक्रवार के दिन हिंदू श्रद्धालुओं को परिसर में प्रवेश मिला है। भोजशाला के गर्भगृह में महाआरती और विशेष पूजा अर्चना की तैयारियां भी सुबह से जारी है। हिंदू पक्ष की ओर से मां सरस्वती की प्रतीकात्मक प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जा रही है। पूरे गर्भगृह को फूलों से सजाया गया है और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने परिसर और आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षा बल भी तैनात किए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या तनाव की स्थिति न बने। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के VVIP इलाके में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। MBS मॉल के पीछे स्थित MBS आइलैंड के गोल्फ कोर्स परिसर में बने एक तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बच्चों की पहचान 11 वर्षीय और 10 वर्षीय बच्चों के रूप में हुई है, जो पास के नाथुपुर गांव के रहने वाले थे। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक गुरुवार शाम दोनों बच्चे घर से खेलने के लिए निकले थे। खेलते खेलते वे MBS आइलैंड के अंदर बने गोल्फ कोर्स इलाके तक पहुंच गए। बताया जा रहा है कि वहां मौजूद गहरे कृत्रिम तालाब में नहाने के दौरान दोनों बच्चे डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान सूचना मिलने पर DLF फेज 3 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को तालाब से बाहर निकाल लिया गया। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हौसलों की उड़ान योजना की शुरुआत की। इस टैलेंट हंट कार्यक्रम का उद्देश्य राजधानी के युवाओं में छिपी प्रतिभाओं को पहचान देना और उन्हें एक बड़ा मंच उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में CM ने कहा कि ये योजना 16 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर साबित होगी, जहां वे अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार जल्द ही इस योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगी, जहां प्रतिभागी बिना किसी शुल्क के रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। ये पहल दिल्ली सरकार की कला, संस्कृति और भाषा विभाग द्वारा लागू की जाएगी और राजधानी की सभी 70 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। CM रेखा गुप्ता के मुताबिक कार्यक्रम को 4 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की स्क्रीनिंग होगी। इसके बाद क्लस्टर स्तर, जोनल स्तर और अंत में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल में 25,000 से अधिक युवा हिस्सा लेंगे, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रतियोगिता के विजेताओं को आकर्षक नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। भोपाल में 31 वर्षीय ट्विशा शर्मा की मौत का मामला अब एक सामान्य आत्महत्या से कहीं अधिक जटिल और रहस्यमयी बन गया है। घटना के बाद से लगातार नए सवाल और आरोप सामने आ रही हैं, जबकि परिवार इस घटना को मानने से साफ इनकार कर रहा है। परिजनों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय का भरोसा नहीं मिलता, वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे और शव पिछले कई दिनों से सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। इस मामले में आरोपों के घेरे में आई ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह को अदालत से अग्रिम जमानत मिल चुकी है, जबकि पति समर्थ सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई फिलहाल टल गई है, जिससे जांच प्रक्रिया और लंबी खिंचती नजर आ रही है। घटना की रात को लेकर कई अहम सवाल भी उठ रही हैं, खासकर ये कि छत पर वास्तव में क्या हुआ था और किन परिस्थितियों में ट्विशा नीचे लाई गई। परिवार का आरोप है कि घटनास्थल से जुड़े अहम सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई हो सकती है, जिससे जांच पर सवाल भी खड़े हो रही हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी। इस बीच सामने आए वीडियो चैट और कॉल रिकॉर्ड ने मामले को और भी उलझा दिया है। बीजेपी सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि पर्सनैलिटी राइट्स केस में अदालत ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक नेताओं पर टिप्पणी, व्यंग्य और आलोचना लोकतंत्र का अहम हिस्सा है और इसे सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि वह किसी को असहज कर रही हो।
सुनवाई के दौरान राघव चड्ढा ने आरोप लगाए कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर, नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि अदालत ने कहा कि ये मामला पर्सनैलिटी राइट्स का नहीं बनता और अगर किसी को आपत्ति है तो वह मानहानि का केस दाखिल कर सकता है। कोर्ट ने मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण का उदाहरण देते हुए कहा कि राजनीतिक व्यंग्य लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा रहा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आलोचना आज उसी का विचार है। वहीं राघव चड्ढा की ओर से दलील दी गई कि सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें पार्टी बदलने और पैसे के लिए फैसले लेने वाला दिखाया गया, जो स्वीकार आलोचना की सीमा से बाहर है। अदालत ने मामले में न्याय मित्र नियुक्त करने और अंतरिम आदेश सुरक्षित रखने की बात की है। साथ ही मानहानि का दावा जोड़ने की भी अनुमति दी गई है। आईपीएल 2026 के 66वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को एक तरफा अंदाज में 89 रनों से हरा दिया है। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 229 पर 4 का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम के लिए साई सुदर्शन ने 84 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने 64 रन बनाए। जोस बटलर ने भी विस्फोटक अंदाज में नाबाद 57 रन जोड़कर गुजरात को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और सिर्फ 140 रनों पर ऑल आउट हो गई। चेन्नई की ओर से शिवम दुबे ने 47 रनों की तेज पारी खेलकर संघर्ष जरूर किया, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा सके। गुजरात के गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। मोहम्मद सिराज, कंगीसो रबाड़ा और राशिद खान ने 3-3 विकेट लेकर चेन्नई की बल्लेबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस हार के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। वहीं गुजरात टाइटंस ने जीत के साथ अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 12 राज्यों की 26 सीटों पर 18 जून को मतदान होगा, जिसमें द्विवार्षिक चुनाव और उपचुनाव दोनों शामिल हैं। इन सीटों में महाराष्ट्र और तमिलनाडु की 2 सीटों पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। कार्यकाल पूरा करने वाले प्रमुख सदस्यों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जेडीएस प्रमुख एच.डी. देवेगौड़ा और अरुणाचल प्रदेश के नबाम रेबिया शामिल है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात से 4-4 सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश से 3-3, झारखंड से 2 और अन्य राज्यों से 1-1 सीट पर मतदान होगा। गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों को लेकर भी समीकरण लगभग साफ माने जा रही हैं। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार इन सभी सीटों पर बीजेपी की मजबूत स्थिति है और माना ये भी जा रहा है कि चारों सीटें उसके खाते में जा सकती हैं। इसके साथ ही गुजरात से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में समाप्त होने की संभावना जताई जा रही है। चुनाव की अधिसूचना 1 जून को जारी होगी। नामांकन 8 जून तक होंगे और मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा। मतदान के बाद उसी दिन शाम से मतगणना शुरू होकर देर रात तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। बकरीद इस साल 28 मई को मनाई जाएगी और इसके साथ ही देश भर में तैयारियां तेज हो गई है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने बकरीद के दौरान कुर्बानी को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर इन नियमों की जानकारी दी। अपने संदेश में कपिल मिश्रा ने कहा कि गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैर कानूनी है और ऐसा करने पर सख्त आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों, गलियों, सड़कों या खुले इलाकों में किसी भी तरह की कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने लोगों से अपील की है कि कुर्बानी केवल निर्धारित और अधिकृत स्थानों पर ही की जाए ताकि कानून व्यवस्था और स्वच्छता बनी रहे। साथ ही कुर्बानी के बाद निकलने वाले अपशिष्ट को खुले में या नालियों में फेंकना भी पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे पर्व को शांति, सद्भाव और स्वच्छता के साथ मनाएं और सभी नियमों का पालन करें। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते गन कल्चर और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को सशस्त्र लाइसेंस दिए जाने के मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से सवाल किया है कि गंभीर आपराधिक मामलों में नामजद बाहुबलियों और प्रभावशाली नेताओं को हथियारों के लाइसेंस किस आधार पर जारी किए गए। ये मामला जस्टिस विनोद दिवाकर की अदालत में सुनवाई के दौरान सामने आया, जहां याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सशस्त्र लाइसेंस जारी करने और उनके नवीनीकरण में नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिससे गन कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है। सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश में इस समय 10 लाख से अधिक सशस्त्र लाइसेंस धारक है, जिनमें हजारों ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस आंकड़े पर कोर्ट ने गहरी चिंता जताई और पूछा कि ऐसे लोगों को लाइसेंस कैसे दिए गए। हाई कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह, राजा भैया, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह समेत 19 चर्चित नामों का पूरा रिकॉर्ड तलब किया गया है। कोर्ट ने सरकार से इनके आपराधिक मामलों, लाइसेंस विवरण और सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां पेश करने को कहा है। साउथ सिनेमा की 2 बड़ी फिल्मों जेलर 2 और टॉक्सिक को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है, लेकिन दोनों ही फिल्मों की रिलीज को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर संभावित टकराव और रिलीज प्लान में बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रजनीकांत स्टारर जेलर 2 अब 11 सितंबर 2026 को गणेश चतुर्थी के मौके पर रिलीज हो सकती है। पहले ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स इसे त्योहार के मौके पर लाने की तैयारी कर रही हैं। माना यह भी जा रहा है कि छुट्टियों के सीजन और रजनीकांत की जबरदस्त फैन फॉलोइंग का फायदा फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिल सकता है। जेलर 2 साल 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जेलर का सीक्वल है, जिसे नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट कर रही हैं। फिल्म में रजनीकांत के साथ राम्या कृष्णन, योगी बाबू, मोहनलाल, शिवा राजकुमार और विजय सेतुपति जैसे बड़े कलाकार भी नजर आ सकते हैं, जबकि संगीत की जिम्मेदारी अनिरुद्ध रविचंद्र संभाल रही हैं। वहीं दूसरी ओर यश स्टारर टॉक्सिक की रिलीज डेट को लेकर भी अटकलें तेज है। पहले कई बार टलने के बाद ये फिल्म अगस्त 2026 में रिलीज हो सकती है। हालांकि मेकर्स की ओर से आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। टॉक्सिक में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मणी वसंत और तारा सुतारिया जैसे सितारे नजर आएंगे। फिल्म को गीतू मोहन दास डायरेक्ट कर रही हैं और इसे कई भाषाओं में रिलीज भी किया जाएगा। रिलीज डेट में बदलाव के बाद अब दोनों फिल्मों को लेकर फैंस में उत्साह और बढ़ गया है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म धमाका करेगी। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस OTT।